All right. Hello everybody and welcome to the session. Welcome to chapter number 4. Lecture number 1 D and F block. 3 chapters खत्म हो गए. बता दो एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से, am I clearly audible and visible to all my बच्चा पार्टी? क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी आवाज आ रही है, मैं दिखाई दे रही हूँ? हाय गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग काजल, महक, श्रद्धा, तान्या, अंशिका, तनीषा, आशीष, रिया, हंसिका, कृति, वासु एंड कौन कौन है, आशुतोष. हाय एवरीवन, गुड इवनिंग. कैसे हो आप लोग? कैसे हो? बढ़िया, मजे में? ओके तो यार देखो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जैसा कि स्टार्टिंग बताया गया था, आपकी केमिस्ट्री 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक. तो फिजिकल के 3 चैप्टर थे जो आप कर चुके हो. इनऑर्गेनिक में अब 2 चैप्टर है, एक है यहाँ पे डी एंड एफ ब्लॉक, दूसरा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके जस्ट बाद में. ठीक है, फिर बचे हुए 5 चैप्टर जो रहेंगे हमारे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रहेंगे. और हम पूरी केमिस्ट्री में सीक्वेंस वाइज ही चलने वाले हैं, ताकि हमारे माइट बी पॉसिबल एंड के कुछ चैप्टर्स में अगर मेजोरिटी कुछ बोलेगी कि कोई और चैप्टर स्टार्ट करो, हो जाएगा ऐसा. बट हम ऑर्गेनिक को फिजिकल और इनऑर्गेनिक के बाद ही करने वाले हैं, जो हमारा सीक्वेंस रहने वाला है. ठीक है, सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत प्यारा सा चैप्टर जो कि बोर्ड्स में पूछा जाता है टोटल 7 मार्क्स का. ये चैप्टर बोर्ड में पूछा जाता है टोटल 7 मार्क्स का, 7 नंबर का चैप्टर है. और मतलब यकीन करो, मेरा बहुत प्यारा चैप्टर होता है, बहुत प्यारा चैप्टर होता है. थोड़ा सा थियोरेटिकल होता है, ऑफ कोर्स, है ना, थोड़ा सा थियोरेटिकल होता है. ठीक है, इसमें एक और चीज है, थियोरेटिकल होने के साथ साथ थियोरेटिकल, ठीक है, थियोरेटिकल होता है, थोड़ा सा लर्निंग बेस्ड भी होता है. ठीक है, इसमें थोड़ी से कॉन्सेप्ट को हमें लर्न भी करना होता है. ठीक है, हर चीज को हम समझेंगे कि वो चीज क्यों हो रही है. देयर विल बी लॉट ऑफ एक्सेप्शंस, है ना, बहुत सारे एक्सेप्शंस आएंगे, पढ़ना पड़ेगा हमें. बट भाई मिस एक्सेप्शन है तो मैं सब पढ़ा देगी, बहुत इजीली पढ़ा देंगी. ठीक है, तो हर एक एक्सेप्शन का रीजन जानोगे, सब कुछ करोगे, सब कुछ समझोगे, लेकिन लर्न भी करते चलना. एक ये चैप्टर हो गया. बल्कि इतना कोऑर्डिनेशन में भी नहीं होता, मतलब जो इनऑर्गेनिक का दूसरा चैप्टर है ना, उसमें इतना लर्निंग कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो आपको अपने आप समझ में आ जाता है, वो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे बहुत रहता है. लेकिन वहीं जब आप बात करते हो इस चैप्टर की, डी एंड एफ ब्लॉक की, ये बहुत ज्यादा थियोरेटिकल है ना. मतलब आपको हर चीज थ्योरी में ही दी होगी. हम हर चीज को, मैं वापस से बोल दूं, हर चीज को एक एक बहुत डिटेल में समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे. लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूंगी, याद करते हुए चलो. याद इसलिए करना है क्योंकि जब इस टाइप के क्वेश्चन आता है ना, इस चैप्टर से जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो उस टाइप के होते हैं कि आपको मतलब बहुत इजीली आंसर देना होता है, बहुत टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए आपका, है ना. ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि मतलब आपको इंस्टेंटली पता हो इसका आंसर क्या है ना. तो दैट इज द रीजन कि आपको भाई यहाँ पे चीजों को याद करते हुए खुद से चलना है ना, खुद से ही आपको हर चीज याद भी करना है. दूसरी चीज, कोशिश करना, वैसे तो देखो मैं सारी पूरा एनसीईआरटी कवर करती हूँ अपनी स्लाइड में, लेकिन फिर भी इस स्पेशली केवल पूरे के पूरे आपका जो केमिस्ट्री है उसमें 2 चैप्टर्स होते हैं जिसमें आपको एनसीईआरटी जरूर रीड करनी चाहिए. एक ये चैप्टर होता है, एक बायोमोलिक्यूल्स होता है. ठीक है, इन 2 चैप्टर्स में कोशिश करना आप एनसीईआरटी रीड करो, खुद से करो. मैं वापस से बोल दूं, हमारी स्लाइड्स में एनसीईआरटी रहेगी. ऑफ कोर्स हम सब कुछ लिख लेते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें वो रखते हैं. उसके अलावा हम बहुत सारे डिफरेंट मल्टीपल बुक से भी हेल्प लेते हैं आपकी इस पीपीटी के लिए. लेकिन एनसीईआरटी इस चैप्टर में ना अंधा, एकदम अंधा ट्रस्ट की तरह समझना. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी एकदम अंधा ट्रस्ट होता है, स्पेशली सिर्फ इस चैप्टर में, क्योंकि दूसरा चैप्टर तो अगेन वो थियोरेटिकल इतना नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग वाला है, तो आपको मैं पूरा ही पढ़ाऊंगी तभी होगा. लेकिन यहाँ पे आपको, अगर आपने रीडिंग कर ली ना, तो आप और स्ट्रॉन्ग हो जाता है ये चैप्टर, है ना. मतलब मान लो 99% तुम पढ़ लोगे, पर 1% अगर तुमने एनसीईआरटी भी पढ़ ली, 99% सब यहाँ कवर हो गया. लेकिन अगर एनसीईआरटी पढ़ ली, 1% और पढ़ लिया, तो ये 7 के 7 नंबर तुम्हारे, क्योंकि ये थियोरेटिकल होता है. तो मतलब बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैंने आपको थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में बातें बता दी है ना. ठीक है. यस मैम, आज क्लास जल्दी. बेटा ये तो ऐसा हो गया ना, ये तो वो वाला चैट वाली बात हो गई जो रोज ही होती है ना. ये वो वाली चैट कर रहे हो तुम जो रोज बोला जाता है ना. आज मैच है, कल ये, कल वो है. तुम लोग के कहने पे अगर मैं रोज जल्दी खत्म करने लगूं ना, तो आज हम सॉल्यूशंस चैप्टर में होते हैं. ठीक है, चलो, मतलब सही है यार, तुम लोग का भी सही है. तुम लोग की लाइफ में सब कुछ इतना जल्दी खत्म हो रहा है कि तुम्हें क्लास भी जल्दी खत्म करानी है. बेटा दिस इज अ क्लास, दिस इज नॉट योर रिलेशनशिप. जल्दी खत्म क्यों होगा, थोड़ा टाइम तो चलेगा. इट इज व्हाट इट इज. लेट्स गेट स्टार्टेड विद डी एंड एफ ब्लॉक. तो भाई डी एंड एफ ब्लॉक में सबसे पहले हमें देखना है पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में जो बीच में एक ग्रुप बैठा हुआ है, एक ब्लॉक बैठा हुआ है जिसका नाम है डी ब्लॉक, और जो सबसे नीचे 2 सीरीज बनी हुई है जिसका नाम है एफ ब्लॉक.
ये होते हैं हमारे डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। डी ब्लॉक को आप और क्या बोलते हो? ऑफ कोर्स इसका नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो कुछ इस तरीके से दिखती है, हमारी पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से दिखती है ना। ये है हमारी पीरियोडिक टेबल, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है ना। तो इसमें ये होते हैं हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, यहां से यहां तक, ठीक। और ये होते हैं हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। तो एक होता है डी ब्लॉक, एक होता है एफ ब्लॉक, एक होता है डी ब्लॉक, एक होता है एफ ब्लॉक, ठीक है। तो जैसे इसमें आपने अगर पढ़ा हो तो 11th क्लास में बोलते थे सैंडविच में जो आलू होता है वैसे, है ना, ये सैंडविच है तो बीच में जो रखा हुआ है वो आलू, दो ब्रेड के बीच में, है ना। तो वैसे अपना डी ब्लॉक होता है, इसको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। क्यों मैम ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं? क्योंकि ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज। अब अगर आप देखो तो एस ब्लॉक में क्या बैठे हैं? सारे के सारे मेटल्स बैठे होते हैं ना, मेटल्स बैठे होते हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ये सब आने लगते हैं, है ना। नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, थोड़े थोड़े मेटल्स भी होते हैं, है ना, ये सब आने लगते हैं पी ब्लॉक में। तो मेटल से नॉन मेटल तक का सफर में जो चेंज आया बीच में, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ज्यादातर मेटल्स ही बैठे होते हैं ना, यहाँ पे भी सब मेटल्स ही हैं अपने, ठीक है। तो ये होता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में 4 सीरीज होती है, एक होती है 3D सीरीज, ठीक है। इसी तरीके से एक होती है 4D सीरीज, एक होती है 5D सीरीज और एक होती है 6D सीरीज, 6D सीरीज, ठीक है। पीरियड 4, 5, 6, 7, ठीक है, यहां तक के हमारे एलिमेंट्स ऐसे बैठे होते हैं। तो 3D सीरीज होती है, 4D सीरीज होती है, 5D सीरीज होती है और 6D सीरीज होती है। 3D का मतलब, अच्छा डी ब्लॉक को डी ब्लॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है, ठीक है, डी सबशेल में जाता है, डी सबशेल की ऑर्बिटल में जाता है कह लो, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन क्योंकि डी में जा रहा है तो डी वाला ब्लॉक हो गया, एफ में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, एफ ब्लॉक हो गया। 3D क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी कौन से डी में जा रहा है? 3D में जा रहा है। 4D क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D वाले में सबशेल में जा रहा है। 5D में जा रहा है तो 5D, 6D में जा रहा है तो 6D, ठीक है। अब 5D और 6D में दो एलिमेंट होते हैं, 5D में होता है लैंथनम और 6D में होता है एक्टिनम। इस लैंथनम के अंदर बेटा 14 एलिमेंट्स होते हैं, 14 एलिमेंट्स होते हैं, सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक, ठीक है, सीरियम से लेकर के ऐसे ल्यूटीशियम तक, ठीक है। तो यहाँ पे जो 14 एलिमेंट्स है इन्हें आप बोलते हो लैंथोनॉइड्स। तो यहाँ पे एक सीरीज होती है 4F सीरीज, एक होती है 5F सीरीज। 4F में आते हैं लैंथोनॉइड्स, लैंथोनॉइड्स, और 5F में आते हैं एक्टिनॉइड्स, ठीक। तो एक होती है लैंथोनॉइड की सीरीज, एक होती है एक्टिनॉइड की सीरीज, दोनों में ही 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दोनों में ही 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और इसी वजह से हमारे एफ ब्लॉक का नाम होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिशन के अंदर पाए जा रहे हैं। देखो लैंथनम और एक्टिनम के अंदर पाए जा रहे हैं, और लैंथनम और एक्टिनम कहाँ है? लैंथनम और एक्टिनम कहाँ पे? डी वाले ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक में है लैंथनम और एक्टिनम, और इसके अंदर 14 एलिमेंट्स हैं जो कि यहाँ उठा के रख दिए हमने। 14 लैंथोनॉइड्स उठा के रख दिए, 14 एक्टिनॉइड्स उठा के रख दिए। तो हमने बोला क्योंकि ये लैंथनम के अंदर पाए जा रहे हैं तो दे आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि एक्टिनम के अंदर पाए जा रहे हैं दे आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो एक हमारे पास होती है लैंथोनॉइड सीरीज, एक होती है एक्टिनॉइड सीरीज। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का, ठीक है। बाकी वहां भी मेटल्स होते हैं, यहाँ भी मेटल्स होते हैं, ठीक है भाई। तो हमारा डी ब्लॉक कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो बीच वाला ब्लॉक है, ये वाला जो ब्लॉक है अपना, ये दिस इज डी ब्लॉक, एंड नीचे जो अपना ब्लॉक है दिस इज एफ ब्लॉक, ठीक है। तो डी ब्लॉक स्कैंडिनम से लेकर के जिंक तक 30 तक एटॉमिक नंबर हो गए, जिसे आप बोलते हो 3D सीरीज। लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है। यूट्रियम से लेकर के कैडमियम तक हो गए, ये होता है 4D सीरीज। फिर लैंथनम से स्टार्ट होता है, मरकरी तक जाता है 5D सीरीज। फिर एक्टिनम से स्टार्ट होता है, कॉपरनीशियम तक जाता है, दिस इज 6D सीरीज, ठीक है। तो स्कैंडिनम, यूट्रियम, लैंथनम, एक्टिनम, ये हमारे इनिशियल एलिमेंट्स है सारी की सारी सीरीज के। अब लैंथनम के अंदर क्या होता है मैम? 14 लैंथोनॉइड, कहां से कहां तक? सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक, थोड़ा थोड़ा नाम याद रखना, सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक पाए जाते हैं, ठीक है। एक्टिनम के अंदर पाए जाते हैं 14 एक्टिनॉइड, थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक, थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक, तो ये हमारे एक्टिनॉइड्स हो गए, ठीक है। तो लैंथोनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज। वापस से लैंथनम के अंदर 14 लैंथोनॉइड्स होते हैं, कहां से कहां तक? सीरियम से लेकर के, याद रखो दिमाग में, सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक, ठीक है। और वहीं जब हम एक्टिनॉइड्स की बात करें, एक्टिनम के अंदर ये 14 एलिमेंट्स होते हैं, कहां से कहां तक? थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक, थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक, ठीक है। बाकी स्टार्टिंग के 30 एलिमेंट जो है 20 से 30,
है ना, 21 से लेकर के 30 तक, इनकी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको रटवा दूंगी, मुझे पता है आप सब 11th में पढ़ के आए, सबको पता होगा, बट उसके बाद के भी एलिमेंट्स की एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो भाई ये हमारा एक ओवरव्यू है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम आते हैं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, और मैं आपको एक बात बता दूं, डायरेक्ट क्वेश्चन अब तो नहीं पता, बट पहले तो बहुत पूछा जाता था ये क्वेश्चन, डायरेक्टली पूछ लेते थे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए एफ ब्लॉक की या डी ब्लॉक की। पर फिर भी अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे, हमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबने पढ़ी है, वैसे ही होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, मतलब एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी जाएगी, जैसे कि अब पहले मैं डी ब्लॉक की लिख रही हूं, फॉर डी ब्लॉक, ठीक, एंड फॉर एफ ब्लॉक। तो अगर आप डी ब्लॉक की बात करते हो तो डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, आर्गन पहले लिखा जाता है, ठीक है, जो भी आर्गन है वो लिख दो, उसके बाद होता है यहाँ पे 4s और 3d, या तो ये लिख लो या तो ऐसे लिख लो, n-1d 1 to 10 इलेक्ट्रॉन, सबको पता है डी ऑर्बिटल में 1 से 10 तक के इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ns 1 to 2 इलेक्ट्रॉन, और s वाले में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। वहीं जब आप f ब्लॉक की बात करोगे तो n-2 f 1 से 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, फिर n-1d 0 से 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, फिर ns 1 से 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, जनरली 2 ही जाता है हमेशा, तो यस, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। अब मैं एक और चीज बताती हूँ आपको, भी मैं इसमें आऊंगी, फिलहाल एक एटम ऐसा दिखता है, देखो ये सेंटर है ना, ये शेल है लेट्स से, ठीक, ये इस तरीके से। तो अगर आपने पढ़ा हो तो इसको आप क्या बोलते हो, लास्ट शेल मतलब वैलेंस शेल। लास्ट शेल का मतलब होता है वैलेंस शेल, क्योंकि वो लास्ट में है, आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल। जो इसके अंदर शेल आ रही है इसे आप बोलते हो पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल मतलब अंदर वाली शेल, लास्ट शेल के अंदर वाली शेल। इसके भी जो अंदर आ रही है इसको आप बोलते हो एंटी पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल। ये मैम ने क्यों बताया, ताकि आपको इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब पता हो। जैसे अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं तो वैलेंस शेल आपकी हो गई ns वाली वैलेंस शेल है, ns आखिरी शेल, देखो आखिरी में लगी, हर बार आखिरी में लगी, ns आखिरी शेल, उसके अंदर आ रहा है n-1d, ये आ रहा है n-1 वाली शेल, इसे आप बोलते हो पेनल्टीमेट शेल। n-1 इज पेनल्टीमेट मतलब वैलेंस शेल के अंदर वाली शेल, वैलेंस शेल इज n, उसके अंदर n-1 और उसके अंदर n-2, एंटी पेनल्टीमेट इज n-2 वाली शेल। तो इस तरीके से ये शेल्स हमारी लिखी होती है, ठीक है। यहां पे लिख दूं क्या इसको, दिस इज ns, ठीक है, तो ये ns, ये n-1 और ये n-2, ठीक है। तो ये होती है बैलेंस शेल, ये होती है पेनल्टीमेट शेल, और इसके भी जो अंदर है वो एंटी पेनल्टीमेट शेल। बैलेंस शेल, पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल। खैर मैं आपको एक बात बता दूं, कई बार जब आप लिखते हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी ब्लॉक में ns को पहले लिखते हो, n-1d को बाद में लिखते हो, पर फिर भी यहीं पे ये पॉइंट याद रखना बेटा, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा क्लास 11th में, है ना, मैंने तुमको पढ़ाया तो तुम्हें याद होना चाहिए ये बात कि जो हमारा ns वाला होता है, अगर आपको याद हो जब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराई थी तो मैंने आपको एक बात बोली थी, इलेक्ट्रॉन जाता भी पहले n में है, आता भी पहले n में है ना, s बोल लो, s में ही पहले जा रहा है, s में ही पहले आ रहा है, या इसको ऐसे बोल लो कि देखो हम ये मानते हैं कि देखो डी ब्लॉक का मतलब क्या है मैम, इलेक्ट्रॉन आखिरी डी वाली सबशेल की ऑर्बिटल में गया होगा, ठीक है, वापस से मैम डी वाली सबशेल की ऑर्बिटल में गया होगा इलेक्ट्रॉन, तभी डी है वो, है ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट है। पर बेटा अगर आप यहाँ पे देखो, लेट्स से यहाँ पे आ रहा होगा 4s2 3d2, मान लो ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो आखिरी शेल तो यही रहेगी ना बेटा, लास्ट शेल यही है, लास्ट शेल, क्यों, क्योंकि इसमें देखो 4s आ रहा है, पर इलेक्ट्रॉन जो सबशेल में जा रहा है, लास्ट सबशेल बोल लो या बोलो ऑर्बिटल, सबशेल की ऑर्बिटल, है ना, वो 3d है। अब ये क्यों बोल रही हूं मैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई 4s को पहले लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 4s2 3d2, ठीक है, तो ये लास्ट शेल है ना,
लास्ट शेल, सब शेल और ऑर्बिटल यही है लास्ट, पर शेल ये वाली है, ठीक है। अगर आया तो ठीक है, वरना ऑफ कोर्स हम क्वेश्चन से करेंगे तो समझा दूंगी मैं आपको, है ना। चलो फिलहाल ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बाकी मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि आपके लिए काम की नहीं, आप बोलो तो लिख लेती हूँ, है ना। आपको पता होना चाहिए एस ब्लॉक के लिए क्या होता है, एस ब्लॉक के लिए NS 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, और पी ब्लॉक के लिए क्या होता है, फॉर पी ब्लॉक इट इज NS 1 से 2, NP 1 से 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पर हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है सिर्फ डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक जानने की। हमारे सिलेबस में डी ब्लॉक पूछा जाएगा, एफ ब्लॉक पूछा जाएगा, ठीक है। तो डी एंड एफ ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें याद रखनी है, ठीक है। बताओ किसी किसी यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, ठीक है। एन देखते हैं, क्योंकि यस, क्योंकि एन देखो उसका बड़ा है ना, नंबर ऑफ शेल तो उसी की बड़ी है ना। 4s 3d नहीं रहा, 4s 3d नहीं रहा मतलब 4s मतलब मैं समझी नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये अभी हम करेंगे ना, अभी हम करेंगे, हम 3D सीरीज के सारे एलिमेंट्स 21 से लेकर के 30 तक, मैं वैसे 11th में पढ़ा है बट फिर से मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। चलो तो मेरे ख्याल से आ गया। अगर आपको किसी भी चीज में कोई डाउट आया है, अगर आपको किसी भी चीज में कोई डाउट आया है तो टेंशन मतलब मैम आपको अभी करवाएंगे, ठीक है। ये वाला नहीं समझ में आया, चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, ये चीज मैं आपको बता दूंगी। सुनो ध्यान से, ध्यान सुनो, पहले इसको नोट कर लेना ना। n-1d 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, ns 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, तो डी ब्लॉक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और f ब्लॉक में n-2 f 1 से 14 इलेक्ट्रॉन, n-1d 0 से 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 0 से 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, और ns में 2। अच्छा जैसे मैंने आपको बोला, लिखा तो मैंने 1 से 2 है, पर जाता हमेशा 2 ही है, तो चाहो तो डायरेक्ट 2 ही लिख लो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे डायरेक्ट 2 ही लिख लो, क्योंकि हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन जाने वाला है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो 21 से लेकर के 30 तक सारे एलिमेंट वापस से करो, ठीक है। तो हम आते, याद है ना सबको, एलिमेंट का नाम याद है, सख ती वी करो मन फेको नीकूजन, याद है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। 30 तक तो एकदम बाय हार्ट दिमाग में होना चाहिए, और मुझे पता है आप लोग के दिमाग में होगा, ठीक है। सख ती वी करो मन फेको नीकूजन, या तो ऐसे बोल लो 4-5 बार, सख्ती वी करो मन फेको नीकूजन, सख्ती वी करो मन फेको नीकूजन, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है। ये एलिमेंट बाय हार्ट हमें याद रखना, ठीक है। चलो अब करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो टॉपिक नंबर 21, 22, 23, 24 एंड 25। फिर एटॉमिक नंबर 26, 27, 28, 29, 30, ठीक। 21 किसका एटॉमिक नंबर है, स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है। इस तरीके से 30 तक के हमने एटॉमिक नंबर्स नोट कर लिए, ठीक है मैम। अब सबको पता है कैसे होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, यहाँ पे लिख भी देते हैं। 1s में जाता है, फिर 2s में, फिर 2p में, आप वाओ प्रिंसिपल, है ना। फिर 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p एंड सो ऑन, ठीक है। पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। तो देखो, या तो आप लिखो स्कैंडियम के लिए 21 इलेक्ट्रॉन है ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। चेक कर लेना, 21 इलेक्ट्रॉन भेजे हमने, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 14 प्लस 6, 20, 21 इलेक्ट्रॉन्स भेज दिए। या तो मैं ऑफ कोर्स इसको आर्गन लिख सकती हूँ, है ना, 18 इलेक्ट्रॉन्स तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं डायरेक्ट लिख दूंगी आर्गन, ठीक है। आर्गन तक 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके बाद आएगा 4s2, 3d1, ठीक है, 4s2, 3d1। टाइटेनियम के लिए आर्गन तो देखो सब में ही आएगा, ठीक है। 4s2, इसको छोड़ दो, ठीक है। 3d, टाइटेनियम के लिए 2, 22 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 23 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3d3, यहाँ पे 3d4, यहाँ पे 3d5, इसको भी रोक दो, ठीक है। फिर आयरन में भी सेम, देखो पहले आएगा आर्गन, सभी में आएगा आर्गन। आर्गन मतलब समझ में आ रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हमने, हमें दिखाने नहीं है, हमने डायरेक्ट लिख दिया आर्गन।
आर्गन मतलब 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक आपने फिल कर दिया, ठीक है। फिर आगे आओगे 4s2 4s2, अगेन इसको रोक दो 4s2, ठीक है। फिर क्या आएगा 3d, 5 हो गए 6, फिर 7 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, 9 को छोड़ दो, फिर 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो मैंने छुड़वाया सबको पता है वो क्यों छुड़वाया होगा, कू कर, कू कर, कू मतलब कॉपर, कर मतलब क्रोमियम, कू कर इज द एक्सेप्शन, कू कर, कॉपर क्रोमियम एक्सेप्शन होते हैं, कॉपर क्रोमियम, कू सी यू कॉपर, कर क्रोमियम सी आर, ठीक है। सी यू और सी आर एक्सेप्शन होते हैं। क्या एक्सेप्शन होते हैं मैम, देखो ये सब 11th का है तो मैं थोड़ा फास्ट एंड फ्यूरियस फास्ट तरीके से पढ़ाऊंगी तुम्हें, ठीक है। तो कॉपर और क्रोमियम सबको पता है कि एक्सेप्शन होता है। कॉपर में क्या एक्सेप्शन होता है, तो जो भाई हमारा कॉपर भाई साहब है, कॉपर, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन, होनी चाहिए 4s2 3d4, पर 3d कहता है भाई भाई तुम अगर हाफ, तुम मुझे अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे है ना, तो मैं हाफ फिल्ड हो जाऊंगा, 3d5 बन जाऊंगा, और तुम भी हाफ फिल्ड होगे 4s1, तो हम दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो इस वजह से ये s से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसमें 4s2 की जगह 4s1 हो जाता है, और 3d4 की जगह 3d5 हो जाता है। वो एक इलेक्ट्रॉन s से ले लेता है। डी वाली जो ऑर्बिटल है वो कहता है यार मुझे, अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन कोई दे दे तो मैं हाफ फिल्ड हो जाऊंगा, तो तुम मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तुम भी हाफ फिल्ड मैं भी हाफ फिल्ड, ठीक है, हम स्टेबल हैं, क्योंकि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, ठीक है। अच्छा, यही चीज यहाँ पे होगी क्रोमियम के साथ, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, मैंने गलत लिख दिया क्या, यहाँ पे क्रोमियम आएगा, सॉरी सॉरी क्रोमियम, ठीक है, सॉरी, सो सॉरी, यहाँ पे क्रोमियम आएगा ना, ठीक। फिर उसके बाद आएंगे कॉपर में, फिर उसके बाद आएंगे कॉपर में, है ना। कॉपर, कॉपर क्या बोलेगा, कॉपर के पास होते हैं 29 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं टोटल, है ना, 29 एटॉमिक नंबर, तो ये बोलेगा आर्गन तो लिखेंगे ही हम, साथ ही में 4s लगेगा, 4s लगेगा और 3d लगेगा, तो होना क्या चाहिए, पहले ये सोचो होना क्या चाहिए मैम, होना चाहिए था 4s में जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में जाएंगे 9 इलेक्ट्रॉन, पर 3d में 9 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। वो बोलेगा भाई अगर तुम मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो तुम तो हाफ फिल्ड बन गए, 4s1, 2 की जगह एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और मैं फुल्ली फिल्ड हो गया 3d10, तो 3d की स्टेबिलिटी के लिए ये अपना s जो है एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे भी इसको दे देगा, ठीक है। तो न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है हमारी 4s1 3d10। तो ये दो एक्सेप्शन होते हैं, दोनों में ही d ऑर्बिटल को हम क्या कर रहे हैं, स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो s अपना एक इलेक्ट्रॉन दोनों बार दे देगा। तो ये कुल मिला के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप वो प्रिंसिपल अगर आपको पढ़ना था तो आप इस हिसाब से भी कर सकते थे, अदरवाइज बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो भाई, तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें याद होंगी, है ना, हम सभी को पता होंगी, यस और नो। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, मुझे पता है आप लोग को पता होगा, है ना। बताओ मैम मैंने 11th नहीं पढ़ा है तो कैसे समझ आएगा, ऐसे समझ आएगा, नहीं पढ़ा है तभी तो लिखा है, वरना मैं बोल देती ना कि बेटा 11th में पढ़ाया गया है, ऐसे तो आए, कैसे क्वेश्चन करते हो यार, नहीं पढ़ा होगा वो तो मुझे भी पता। बेटा तुम्हें क्या लगता है इतने सालों से मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे नहीं पता तुम लोग कैसे हो, कितना ध्यान था तुम्हारा 11th की पढ़ाई में, ऑब्वियसली मुझे पता था कि आपने कितना डेडिकेटेडली सबने 11th में पढ़ा होगा, इसीलिए मैंने ये स्लाइड रखी हुई है और मैंने आपको पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा दी, ठीक है। तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही याद रखनी है, ठीक है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन डी में जाता जा रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन डी में जाता जा रहा है, ठीक है। चलो चलो, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। मैम अगर 3d 4s लिख दिया तो गलत होगा क्या, 3d पहले और 4s बाद में, मतलब ऐसे गलत तो नहीं बोलोगे बट करना क्यों, मतलब क्यों जानबूझ के गलती क्यों करना, सोचो। अगर मैं ये बोलूं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s एंड सो ऑन, ठीक है, पहले 1s में जा रहा है, फिर 2s में जा रहा है, 2p 3s में, 3p 4s में, आप करोगे तो आपका नंबर तो कटेगा ना। पहले खुद से सोचो आप, पहले क्या आ रहा है, पहले आ रहा है 3p, फिर 4s, फिर 3d, मतलब अगर असलियत देखो तो 3d बाद में ही आ रही है, लिखना तो उसे बाद में ही पड़ेगा ना, इलेक्ट्रॉन 4s में पहले जा रहा है फिर 3d में जा रहा है, तो आप क्यों जानबूझ के उल्टा लिख के आओगे, जानबूझ के क्यों करना है ऐसा, है ना। तो क्योंकि यही सही तरीका है तो आपको यही करके आना है जो मैंने आपको लिख के दिखाया, ठीक है। चलो 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 चलो, क्लियर है, वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आई होगी, बहुत अच्छे से आई होगी, दो एक्सेप्शंस याद रखना, ठीक है, कॉपर और क्रोमियम। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि बहुत सारे देखो इसमें ना, बहुत इनफैक्ट अभी मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स भी बताऊंगी, है ना, थोड़ा तुमको क्या बोलते हैं, जो तुमको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता है ना, जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है बेवकूफ बनाना, थोड़ा सा वो भी सिखाऊंगी मैं इस चैप्टर में कैसे कर सकते हो, है ना।
तो बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर में, क्योंकि प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं काफी प्रिडिक्टेबल होते हैं। आप अगर 7-8 साल, मतलब ज्यादा ही बोल दिया शायद, 6-7 साल के भी पेपर लगा लोगे अगर इस चैप्टर के, तो समझ लो तुमने पढ़ लिया ये चैप्टर। यस, मतलब अगर हर चीज आपने डेप्थ में जान ली, 6-7 साल के पेपर डी एंड एफ ब्लॉक में जितने क्वेश्चन आए हैं वो लगा लिए तुमने, तुम समझ लो तुमसे क्वेश्चन 110% बनेगा, 110% क्वेश्चन बनेगा। प्रिडिक्टेबल होता है, थियरेटिकल रहती है सारी चीजें, घुमाया नहीं जा सकता ज्यादा, जितना घुमाया जा सकता है आप उन 6 साल के पेपर में सब समझ जाओगे, ठीक है। तो अच्छा चैप्टर है मतलब। तो यस, तो मतलब अभी मैंने ये क्यों पढ़ाया, क्योंकि अगर आप ये जान जाओगे ना तो बहुत जगह आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही खेलते रहेंगे कि भाई ऐसा है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है, वैसा है क्योंकि उसमें इतने इलेक्ट्रॉन है। तो इस वजह से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। तो मैंने एक रिकैप दे दिया आपको जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो नहीं भी पढ़ा है जो भी किया भाई इसको नोट कर लेना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे एक एक करके प्रॉपर्टीज जानेंगे। स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर्स में हम सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज की ही बात करेंगे। जैसे कि पहली बात हम करेंगे डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, एक और चीज, हम स्टार्टिंग लेट्स से ये 5 लेक्चर्स का अगर चैप्टर है तो 3 से 4 लेक्चर आपके डी ब्लॉक के रहेंगे, एक लेक्चर एफ ब्लॉक का रहेगा, 1 से 2 लेक्चर, है ना। एफ ब्लॉक बहुत वाइड रेंज में नहीं है, ना ही उसके बहुत ज्यादा एलिमेंट्स है, बहुत थोड़ी सी उसके बारे में बताया हुआ है, तो बस उतना ही हमें पढ़ना होगा, ठीक है। अच्छा, डी ब्लॉक में हम एक एक करके सब प्रॉपर्टीज जानेंगे। जैसे पहली बात है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो जैसा मैंने आपको बताया 3D, 4D, 5D, 6D 4 टाइप की सीरीज होती है। 3D में आखिरी इलेक्ट्रॉन 3D सीरीज में जा रहे हैं, है ना, इसलिए 3D सीरीज बोला जा रहा है, 3D ऑर्बिटल में। 4D में 4D वाली सबशेल के ऑर्बिटल में जा रहा है, 5D में 5D वाले सबशेल के ऑर्बिटल में जा रहा है, एंड 6D में 6D वाली सबशेल की ऑर्बिटल में जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ी प्यारी सी बात आती है, आप सभी को पता है डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो पता है कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं वो डी ब्लॉक में पर दे आर नॉट ट्रांजिशन। सोचो, दे आर इन डी ब्लॉक एलिमेंट, दे आर इन डी ब्लॉक बट दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक को क्या बोलते हो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हम बोल रहे हैं कुछ ऐसे एलिमेंट है जो डी ब्लॉक में बैठे तो हैं पर उनको ट्रांजिशन नहीं बोल रहे हम, है ना। मतलब उनके साथ थोड़ी नाइंसाफी हो रही है, या कह लो वो शायद नाइंसाफी कर रहे हैं, है ना। वो बैठे हुए हैं पर वो हरकतें नहीं दिखा रहे हैं डी ब्लॉक की तरह। इसलिए हमने बोला कि तुम यार थोड़ा दूर ही रहा करो। वैसे होता है ना, दोस्त होते हैं, एक ग्रुप होता है, एक दोस्त आता है, वो बैठता है, सारी बातें सुनता है, बातें थोड़ी बहुत करता है, हेल्प के टाइम पे किसी की हेल्प नहीं करेगा, है ना। क्या 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 असाइनमेंट, नहीं भाई मैंने नहीं बनाया, बहुत डिफिकल्ट है भाई, और फिर दूसरे दिन असाइनमेंट लेके आ जाता है ना। गुस्सा आती है ना ऐसे दोस्त को देख के, मन करता है बेटा तुम ही आस्तीन के सांप हो एकदम, कहीं तुम लोग तो नहीं हो वो दोस्त है ना। तो एक ये वाले दोस्त होते हैं, कहते हैं अरे कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर ओ माय गॉड व्हाट अ पेपर, इजी था भाई, ऐसे करते हैं, है ना। तो बस ऐसे ही कि तुम बैठे तो हमारे साथ हो पर तुम्हारी हरकतें नहीं मिल रही हमसे, है ना। बाकी सब जो करना है तुम उससे कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं डी ब्लॉक में जो बैठे हैं डी ब्लॉक में, पर दे आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, हम उन्हें ट्रांजिशन नहीं बोलते। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनीशियम, 4 एलिमेंट, जिसमें सबसे फेमस होते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब जिंक, कैडमियम, मरकरी कहां बैठा है, पहले ये देखो, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये देखो, ये रहा जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनीशियम। हमने बोला ये जो एलिमेंट है ये डी ब्लॉक में, पर हम इनको ट्रांजिशन नहीं बोलेंगे भाई, हम नहीं बोलेंगे ट्रांजिशन, तो नहीं बोलने वाले हम इसको। अब क्वेश्चन आए क्यों नहीं बोलोगे आप इसको ट्रांजिशन। तो इसकी एक खासियत है, आप डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट उठा लो, सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे 3D सीरीज में, है ना, 3D वाली सबशेल में सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। आप कोई भी एलिमेंट उठा लो, अभी मुझे पता है तुम्हारा क्वेश्चन क्या होने वाला है, ठीक है, मुझे पता है। फिलहाल आप कोई भी एलिमेंट उठा लो, मान लो मैंने एक 3D बनाया, ठीक। अब तुम देखो स्कैंडियम कैसे बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन देखो अनपेयर्ड है ना। टाइटेनियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, 7 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, 8 अनपेयर्ड, 9 अनपेयर्ड, पर यहाँ पे 3D 10 है, यानी कि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए। और सेम इसी तरीके से कैडमियम के साथ होगा, मरकरी के साथ होगा, कॉपरनीशियम के साथ होगा। मतलब ये चार, पहले ही एक्सेप्शन आ गया, पहला एक्सेप्शन, which element are non transition but are placed in the transition element series but they are non transition, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनीशियम। जिंक, कैडमियम, मरकरी से ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कॉपरनीशियम भी याद करना चाहो तो कर लेना, ठीक है। ये चारों जो हमारे एलिमेंट है ना भाई, इनमें फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। क्या है, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल। मुझे पता है तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, मैं भी आऊंगी उस क्वेश्चन में, ठीक है। कॉपर के लिए आप पूछ सकते हो, है ना, अभी आएंगे उस पर, ठीक है। कहां गया, ये रहा
जिंक, कैडमियम, मर्करी, कॉपरनीशियम आर इन्वॉल्व इन ट्रांजिशन सीरीज, बैठे तो हुए हैं, but they are called non-transition elements due to completely filled d orbital। पहला एक्सेप्शन हमारे पास आ चुका है। बैठे हुए हैं डी ब्लॉक में, पर हम इन्हें नहीं बोलते, हम नहीं मानते भाई, तुमको हम नहीं मानते ट्रांजिशन। क्यों नहीं मानते? तुम अपनी हरकतें देख रहे हो, तुम्हारे पास फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, हम कैसे तुमको बोल दे? बल्कि डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट उठा लो, वो फुल्ली फिल्ड है ही नहीं। लेकिन मैम एक सेकेंड, आपको लगता है आपके मतलब ही बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे? कॉपर में तो मैम है फुल्ली फिल्ड। सिमिलरली बेटा, सिमिलरली जैसे कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, ऐसी जब आप ये लिखोगे सिल्वर भी इसी तरीके से होता है, एक्सेप्शन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है ना। गोल्ड भी इसी तरीके से हो सकता है ना, इस तरीके से तो ये वाले एलिमेंट्स भी हैं। एक्सेप्शन के केस से देखोगे तो इनके पास भी तो 3d10 हो सकता है। तो मैंने बोला नहीं, वो एक्सेप्शन है, बिल्कुल है कि उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है ये वो, पर आप कभी उसको जब उसकी क्या बोलते हैं, उसके लिए जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, जब उनकी वैलेंसी निकालोगे, है ना, जैसे कॉपर है, कॉपर +1 भी होता है +2 भी होता है, तो उसका एक ऐसा भी स्टेट होता है जब वो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां से, तो 3d9 वापस से बन जाएगा। वही जिंक नहीं करता, जिंक नहीं करता ऐसा। जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो दोनों स्टेट में जिंक +2 +1 दोनों में ही उसके पास 3d10 रहेगा, 3d10 उसके पास रहेगा, ठीक है। सिमिलरली कैडमियम में, सिमिलरली मरकरी में। मैं आपको वापस ये चीज समझाती हूँ। हमने बोला कॉपर भी तो मैम यही है, कॉपर को भी हटा दो, ट्रांजिशन मत बोलो मैम। क्यों ट्रांजिशन बोल रहे हैं? 3d10 नहीं है उसमें। तो मैंने बोला लेकिन उसका कोई एक ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, और एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 +2। जब कॉपर +2 के फॉर्म में होता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालता है? एक यहां से और एक यहां से, मतलब वापस से वो 3d9 बनता है या नहीं? तो इसका एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसमें वो 3d9 वापस से बन जाता है। तो भाई ये तो हम एग्जैक्टली इसको नहीं बोल सकते कि इसके पास ये जिंक थोड़ी बन गया, समझ रहे हो? कोई इंसान ये काम करने से जिंक थोड़ी बन जाएगा? भाई तुम्हारे पास एट दी एंड एक इलेक्ट्रॉन निकलवाएंगे तो तुम दे दोगे, दूसरा निकलवाएंगे तो भी तो तुम दे देते हो। हाँ थोड़ा मेहनत लगती है, पर दे तो तुम तब भी देते हो ना इलेक्ट्रॉन। जिंक तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो भी यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो भी यहां से, तो वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाएगा, कहां गया? सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाएगा सिल्वर के लिए तो आप सेम आंसर दोगे। अरे यार, अगर आपसे सिल्वर के लिए पूछा जाएगा तो आप सेम आंसर दोगे, ठीक है। अभी मैं इसको समझाऊंगी क्वेश्चन दोबारा। फिलहाल ये देखो, आर्गन 3d10 4s2, क्रिप्टॉन 3d10 5s2, सॉरी 4d10 5s2। ये किसकी है? ये ऑर्बिटल है उसकी, ये जिंक की है, ये कैडमियम की लिखी है, ये मरकरी की लिखी है, ये कॉपरनीशियम की लिखी है, ठीक है, कॉपरनीशियम की लिखी है, ठीक। तो देखो कैडमियम में भी यही है 5s2 4d10, डी में 10 इलेक्ट्रॉन चले गए, डी में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन चले गए। मरकरी में देखो 5d10 6s2, पूरे इलेक्ट्रॉन्स चले गए, 6d10 7s2 है। तो आप देखो 3d 4d 5d 6d सीरीज है। मैं वापस से आपको बोल दूं, मैम लिखा तो हुआ है 3d10 4s2, हम भी ऐसे ही लिख के आएंगे, तो मैं बोल रही हूं आप लिख दो, पर आपको ऐसा करना क्यों? जब आपको पता है पहले 4s है फिर 3d है, जबकि आपको इलेक्ट्रॉन निकालना भी पहले इससे, लिख देना भी पहले इसी को है, पर फिर भी जब हम अफवा प्रिंसिपल के रूल के हिसाब से चलते हैं तो हमें पहले 4s लिखना चाहिए फिर 3d लिखना चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे मैंने बोला दिक्कत कोई नहीं, पर आपको जो पता है रूल होता है वैसे आप चलो तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। चलो फिलहाल तो आप देख रहे हैं इन सभी में कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। पहला एक्सेप्शन सबको क्लियर हुआ? बताओ, पहला एक्सेप्शन सबको समझ में आया? चारों के चारों में फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, जबकि आप कोई भी एलिमेंट उठा लो डी ब्लॉक का, वो कभी भी फुल्ली फिल्ड नहीं होता, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते डी ब्लॉक में, डी ऑर्बिटल में, डी सबशेल की ऑर्बिटल में, और इस वजह से हम बोलते हैं ये भाई ट्रांजिशन तो हम तुमको नहीं बोलेंगे, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो हम तुमको ट्रांजिशन नहीं बोलेंगे। बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना नहीं रखोगे क्या? अभी तक नहीं रखी थी क्या? कैसे बात कर रहे हो यार बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों नहीं याद करोगे? याद करना है, बिल्कुल करना है। और याद क्या होता है? वो अफवा प्रिंसिपल का रूल है, उसमें उठा के रखते जाओ इलेक्ट्रॉन्स। मैम पर ये जो फुल्ली फिल्ड है वो एलिमेंट्स फिर नोबल गैस क्यों नहीं है? 3d और 6 क्या बोलते हैं 3d, सॉरी 3d बोल रही हूँ, डी और एफ ब्लॉक में ऐसे नोबल गैसेस वाला कोई केस नहीं होता, कोई सिनेरियो नहीं होता, क्योंकि उसमें मेन शेल में फुल्ली फिल्ड नहीं होते, सब शेल की ऑर्बिटल्स वगैरह में फुल्ली फिल्ड होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम उसकी बात नहीं करते, नोबल गैस की यहाँ पे कोई ऐसी चर्चा नहीं होती। नोबल गैस की एक और खासियत होती है, क्यों नहीं बोलते बता रही हूँ मैं। नोबल गैस की सिर्फ ये कहानी नहीं होती कि उसमें फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है, वो रिएक्शन भी नहीं करते किसी के साथ, दे आर अनरिएक्टिव।
पर ये रिएक्ट करते हैं, कई जगह पे ये रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको एग्जैक्टली नोबल गैस का नाम नहीं दे सकते, ठीक है। 1s 2s 2p ये वाला एग्जैक्टली मैंने नहीं पढ़ा है, पढ़ो, फिर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप वो पढ़ोगे ही नहीं तो आपको आगे का समझ, मतलब मैं चलो ठीक है, मैं बोल रही हूँ आर्गन करके लिखा हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, दिक्कत कोई नहीं है, ये करने में दिक्कत कोई नहीं है जो मैंने किया, पर पता ही नहीं है तो गलत बात है ना, ये पता होना चाहिए। और नहीं पता यार, कोई पूरा जाके 11th नहीं पढ़ना है, यूट्यूब में आप वो प्रिंसिपल डाल देना, मैंने 5-10 मिनट का वीडियो बनाया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डाल देना, मैंने 5-10 मिनट का वीडियो बनाया है, आधे घंटे के अंदर तुम्हें 3-4 वीडियो मिल जाएंगे मेरे, उसमें सब कुछ है, ठीक है। तो अभी 3-4 दिन की जो छुट्टियां उसमें पढ़ लेना, ठीक है। चलो मैम 21 से 30 तक केवल याद करना है, नहीं नहीं, ये कम से कम याद करना है, इसके ऊपर आपको हर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ये याद होना चाहिए 4D सीरीज में कैसे हो रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 5D में कैसे हो रही है, 6D में कैसे हो रही है, सब तुम्हारा होमवर्क ही है बेटा, तुम टेंशन मतलब तुमको होमवर्क देके जाऊंगी मैं, ठीक है। चलो चलो अब हम आगे बढ़ जाए। अब एक बात सुनो मेरी, आर्गन यहाँ पे क्रिप्टन क्यों लिखा है किसी ने पूछा, क्योंकि उसके बाद बेटा क्रिप्टन है नोबल गैस, वहां पे आर्गन है, फिर यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी तो बढ़ गया ना, 31 से आ गया, तो क्रिप्टन आता है, यहाँ पे जिनोन आता है, यहाँ पे रेडॉन आता है, ठीक है। तो इस वजह से एक तो ये बात है। अच्छा एक बात बताओ, अभी हम ये तो खैर पढ़ ही रहे हैं, तो हमें डी ब्लॉक पढ़ना क्यों होता है, डी और पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि एक पूरा चैप्टर बन गया। अच्छा मैंने बताते टाइम ही बता दिया, देखो मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम, कितने सारे महंगे महंगे एलिमेंट बैठे हुए हैं, डी ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे महंगे महंगे एलिमेंट बैठे हुए हैं भाई, जिसको हम आए दिन यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। एफ ब्लॉक तो बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर क्या बोलते हैं, बॉम्ब वगैरह, किसमें किसमें एफ ब्लॉक यूज हो रहा है सोचो। तो ये दोनों बहुत जगह पे यूज हो रहे होते हैं, ये एलिमेंट्स बहुत जगह काम आ रहे हैं, बहुत महंगे एलिमेंट्स भी हैं इसमें, है ना, रिच एलिमेंट वाले, रिच मेटल्स प्रेजेंट है इसमें, तो इस वजह से डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को हमें पढ़ना भी होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया पहला एक्सेप्शन, मेरे ख्याल सबको आ गया, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनीशियम, चार ऐसे एलिमेंट जो डी ब्लॉक में बैठे हैं, बट हम उन्हें कभी भी ट्रांजिशन नहीं बोलते, क्यों, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, इस वजह से। मैम आगे बढ़ते हैं, ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर जिसका 21 है, इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, बट जिंक जिसका एटॉमिक नंबर 30 है इज नॉट। आप क्यों बोल रहे हो ऐसा कि स्कैंडियम है पर जिंक नहीं है, आपको पता है क्यों बोल रहे हैं हम, है ना, क्योंकि मैम यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत आसान सी बात है, बहुत इजी सी बात, ऐसे ऐसे डर डर के बच्चे बताते हैं ना, जो उसको खड़ा कर देते हैं, तुम बताओ मैम ऐसा है ऐसा है, ऐसे होता है ना कुछ लोग, तुम डरते हो, बताओ। तो ऐसे यार कुछ नहीं मैम, रीजन इसका ये है, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है और बाकी सब में किसी में भी फुल्ली फिल्ड नहीं है, है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बाकी सब में, तो इस वजह से। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड 3D ऑर्बिटल, जब आप स्कैंडियम के केस की बात करते हो तो उसके ग्राउंड स्टेट में 3D1 होता है, इट इज रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। वहीं जब आप बात करते हो जिंक की, जिंक एटम हैज 3D10, ग्राउंड स्टेट में 3D10 है, as well as in its oxidized state, hence it is not regarded as a transition element, बल्कि इसको ऑक्सीडाइज भी कर दो, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लो, 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, तब भी वो 3D10 ही रहता है, तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये हमारा एक ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह काम नहीं कर रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, है ना, जो सिल्वर है उसके पास पूरे के पूरे डी ऑर्बिटल फिल्ड है ग्राउंड स्टेट में, हाउ कैन यू से दैट इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, जैसे कि मैंने आपको अभी भी कॉपर का एग्जांपल समझाया कि जैसे कॉपर है, तो कॉपर क्या है, आर्गन, 4s2 3d, सॉरी 4s1 3d10, है ना। वैसे ही सिल्वर, सिल्वर में है ना, उसमें आता है क्रिप्टन, है ना, और क्या आएगा, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 4D सीरीज, 4D सीरीज 5s1 4d10, इस तरीके से लिखा रहता है, ये देखो यहाँ पे भी लिखा होगा, है ना, 5s2 4d10, ये है कैडमियम की, तो कैडमियम के पहले आता है सिल्वर, तो सिल्वर होता है 5s1 4d10, 5s1 4d10, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं एक बात बताओ, इसके भी तो ग्राउंड स्टेट में 10 इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने आपको कॉपर के लिए बताया, इनको भी बोल दो नॉन ट्रांजिशन, बट स्टिल हम इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। रीजन पहले समझो फिर रीड करना, ये ट्रांजिशन है लेकिन फिर भी हम इसको नॉन ट्रांजिशन नहीं बोलेंगे। क्या रीजन है मैम इसका, रीजन ये बेटा, आप इसका एक ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ये दोनों के दोनों +1 भी दिखाते हैं और +2 भी दिखाते हैं, जब आप इन्हें +1 में लेके जाओगे, जस्ट सेकेंड, तो जब आप इन्हें +1 में लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे 4s0 3d10, 4s0 3d10, ठीक है, मैं किसी भी एक का कर दे रही हूँ, इसका कर दे रही हूँ, ठीक है, और +2 में लेके जाओगे तो हो जाएगा 4s0
3D9। तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉपर +2 में स्टेबल होता है, कॉपर +2 है भाई, बिल्कुल स्टेबल है, कॉपर +1 है, बिल्कुल स्टेबल है। तो एक इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे जिंक को +2 करोगे तो वो नहीं बनेगा 3D9, पर ये बन जाएगा, सिल्वर बन जाएगा, है ना। तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा आता है स्टेबल वाला जिसमें ये वापस से अनपेयर्ड जैसा दिखाने लग जाता है अपनी हरकतें। तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि हाँ रख सकते हैं ट्रांजिशन में, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, पढ़ना। Even though silver has a completely filled d orbital, जैसा मैंने आपको बताया 4d10 5s1, हाँ है completely filled, d तो completely filled है इसके पास, है ना, ग्राउंड स्टेट में, still classified as a transition element क्योंकि it exhibits an incomplete d orbital in at least one of its common oxidation state। एक common oxidation state है जिसमें ये 3d9 बन जाता है, अनपेयर्ड वापस से हो जाता है, जैसे कि +2 वाला। This characteristic of having a partially filled d orbital in at least one oxidation state is a key definition of transition element। तो भाई ट्रांजिशन में ये भी हम कह सकते हैं कि कम से कम एक ऑक्सीडेशन स्टेट तो ऐसा होना चाहिए जिसमें वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें वो अनपेयर्ड बना रहे, तो इस वजह से हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। सिमिलरली हम कॉपर को भी कंसीडर कर सकते हैं। चलो भाई, क्या हमारे बच्चों को पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सब कुछ समझ में आ गया? बताओ 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 बताओ, क्लियर क्लियर क्लियर। तो कॉपर के पूरे ग्रुप में सेम, हाँ बेटा कॉपर वाली जो सीरीज आ रही है ना, कॉपर वाली जो सीरीज आ रही है उसमें ऐसे ही होता है, उसमें ऐसे ही होता है, ठीक है। +1 +2 क्या है मैम बता दो? कुछ नहीं है, अगर तुम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो +2, तो एक इलेक्ट्रॉन एस से निकाल रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एस से निकाल रहे हो, इस तरीके से +1 +2 आ रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, सबको आ गया? मैम इसकी ट्रिक बताओगे? बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल मैं आपको डी ब्लॉक की भी ट्रिक बताऊंगी, एफ ब्लॉक की भी ट्रिक बताऊंगी, याद करवा दूंगी तुमको, ठीक है, डोंट वरी। चलो भाई, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई होगी कि भाई हमारे पास एलिमेंट तो है पर हम उन्हें ट्रांजिशन क्यों नहीं बोल रहे हैं किसी किसी को, और किसी किसी को क्यों हम ट्रांजिशन बोल रहे हैं, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट पे आते हैं विच इज फिजिकल प्रॉपर्टी। खैर फिजिकल प्रॉपर्टी अब तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपके में एक चैप्टर हुआ करता था पहले, सरफेस क्या बोलते हैं, सरफेस केमिस्ट्री करके, है ना, तो उसमें ये सब चीजें थी, अब वो चैप्टर ही हट चुका है, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, बट एज सच कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन उसके पहले डी ब्लॉक में बैठा क्या है? डी ब्लॉक में बैठे हैं मैम, एक सेकंड, क्या बैठे थे? मेटल्स, है ना। अब मेटल्स बैठे हैं तो हमें कुछ नहीं कहना है, हमें बोलना है भाई मेटल की प्रॉपर्टी बता दो। मेलिएबिलिटी, है ना, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वायर, टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी ही होगी, ठीक है, बस यही लिखा है। नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्प्ले टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टी सच एज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटालिक लस्टर, शाइनी होते हैं ना, सब कुछ प्रॉपर्टी मेटल की तरह होती है, सारी प्रॉपर्टी मेटल की तरह होती है, ठीक है। अब अगेन एक्सेप्शन, जिंक कैडमियम मरकरी कॉपरनीशियम, जिंक कैडमियम मरकरी कॉपरनीशियम इतनी जल्दी नहीं दिखाएंगे प्रॉपर्टी, है ना, ट्रांजिशन नहीं बोल रहे हम इसको। दे हैव वन और मोर टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर एट नॉर्मल टेम्परेचर। अब इसका मतलब समझो, जितने भी मेटल्स होते हैं ना उनका मेटालिक स्ट्रक्चर होता है, मेटालिक क्लस्टर होता है, ठीक है, मतलब जैसे हर एक मेटल का ना एक क्रिस्टल होता है, लैटिस होती है, वो किसी ना किसी ऐसे बहुत सारे, जैसे लेट्स से सोडियम, तो सोडियम 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 तो कोई एक क्रिस्टल लैटिस बनी होगी, परफेक्ट शेप बना होगा उसका, ठीक है, और हर एक मेटल का अपना अपना ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो हर एक का अपना क्या होता है? मेटालिक स्ट्रक्चर होता है, हर एक मेटल का अपना मेटालिक स्ट्रक्चर होता है, मेटल लैटिस, कि वो किस तरीके से बैठा है ना, जैसे ऐसे 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 करके, है ना, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक, तो इस तरीके से बैठा होता है, उसकी खुद की लैटिस होती है, इस तरीके से उसमें एटम्स जो है वो फिल्ड होते हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि हर एक का अपना स्ट्रक्चर होता है, तो उस स्ट्रक्चर को पहले ना बाइफरकेट किया जाता था। अब आपके में चैप्टर नहीं, बट आपको सुनना पड़ेगा ये चीज, सुनो देखो। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, इस चैप्टर में बहुत सारे बच्चे बोर होने लगता है, अरे यार ये हो नहीं रहा, ये, क्योंकि जो मैंने बोला थियरेटिकल है पर मजेदार है यार, मतलब अच्छे नंबर, मतलब तुम्हें नंबर दिलाएगा ही दिलाएगा ये चैप्टर, तो तुम इंटरेस्ट खुद से जगाना अपना बार बार, ठीक है ठीक है। तो सुनना, जैसे कि बीसीसी, एचसीपी, सीसीपी, सीपीपी, इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे मेटालिक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बीसीसी को आप बोलते हो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, स्ट्रक्चर का नाम है, कोई बड़ी बात नहीं, एक स्ट्रक्चर का नाम है, एक मेटालिक स्ट्रक्चर, उसको बीसीसी बोला जाता था, है ना, बॉडी क्रिस्टल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। जैसे होता था एचसीपी,
हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड, HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। तो किसी का हर एक का अपना अपना स्ट्रक्चर होता था, हर एक का एक एक तरीके का स्ट्रक्चर होता था। वही जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है, ये चारों के चारों, जिंक, कैडमियम, मरकरी, मैंगनीज, इन चारों में एक से ज्यादा मेटालिक स्ट्रक्चर हुआ करता था। बस इतनी सी लाइन याद करनी है और कुछ नहीं याद करना, ऐसा नहीं कि कुछ और, बस इतनी सी बात याद रखनी है कि हमारा जो जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, मैंगनीज है, इनके जो स्ट्रक्चर होते थे मेटालिक स्ट्रक्चर, वो एक से ज्यादा होते थे। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा भी है बहुत सारी चीजें। स्कैंडियम का क्या है, HCP है ना, जिसे हम BCC बोलते हैं, है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। टाइटेनियम का BCC, वेनेडियम का BCC, है ना, क्रोमियम का BCC, इस तरीके से। मैंगनीज के देखो दो स्ट्रक्चर है। फिर आयरन का HCP, CCP, इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, वही जिंक, कैडमियम, मरकरी, कुछ कुछ होते हैं जिनके एक से ज्यादा मेटालिक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो हमें ये तो नहीं याद करना है, इसमें कोई जरूरत नहीं आपको, बस आपको पता होना चाहिए मीनिंग क्या है। पर आपको ये पॉइंट याद रखना है थोड़ा सा, है ना, कि इनके एक से ज्यादा मेटालिक स्ट्रक्चर होते हैं। बस इतनी सी छोटी सी बात याद करनी है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ध्यान सुनना। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है मैम? एक ऐसा पॉइंट जिसमें कोई चीज मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। बेसिक मतलब तो यही होता है ना, एक ऐसा पॉइंट जिसमें कोई चीज मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट का यहाँ से बहुत बहुत गहरा एक, यू कैन से, क्या बोलते हैं उसको, कनेक्शन है। ठीक है, देखना ध्यान से। हम बोलते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जनरली मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, तो द ट्रांजिशन मेटल्स आर वेरी हार्ड एंड लो वॉलेटिलिटी होता है। अगेन एक्सेप्शन हमारा जिंक, कैडमियम, मरकरी, हम ट्रांजिशन ही नहीं बोल रहे उसको। वेरी हार्ड, वेरी लो, हैव लो वॉलेटिलिटी, हार्ड होते हैं सबको पता है, और जल्दी वॉलेटाइल, वेपर्स नहीं बनाते। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि इनमें होता है, देखो अब आप समझो, अब इसको समझो, जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है, जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनमें क्या है? इनमें है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, उससे क्या लेना देना? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो ये मेटालिक बॉन्ड बनाना चाहेंगे, मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करना चाहेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड बनाना चाहेंगे। ठीक है, यस मैम। तो यहां पे हम बोलते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हम बोल रहे हैं हाई है, तो भाई ऐसा ग्राफ होना चाहिए ऊपर जाने के तरीके से। पर ग्राफ देखो तुम, पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, नीचे आया, डिप पे आया, डिप पे आया, एकदम डिप आ गया, फिर बढ़ा, फिर कम होने लगा। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, डिप आया, डिप, फिर बढ़ा और फिर नीचे आने लगा। इस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट में डिप आ रहा है, ये डिप क्यों आया होगा? भाई बढ़ रहा है तो बढ़ता ही जाना चाहिए ना, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऐसा ग्राफ क्यों? तो यहाँ पे रीजन ये है कि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है? हम बोल रहे हैं बॉन्डिंग बढ़ रही है। भाई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बनाना चाह रहा है, दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बनाना चाह रहा है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, बॉन्डिंग बढ़ रही है ना, मेटालिक बॉन्ड तेज मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा होता है, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा होता है ना। जैसे स्कैंडियम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम में 2, वेनेडियम में 3, है ना, इस तरीके से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, वो मेटालिक बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, है ना, वो बोला अब बॉन्ड बनाऊंगा, अब बॉन्ड बनाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें बॉन्ड बढ़ रहा होता है, और इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। और ये पॉइंट, ये कनेक्शन है पूरा, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मेटालिक बॉन्ड होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। देखो यही लिखा होगा, ध्यान सुनना, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग एज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सेम मैम ने बताया, तुमने ये लिख लिया तो तुम समझ गए इस चीज को। मेल्टिंग पॉइंट का रीजन यही है, और इसके आगे एक और टॉपिक पढ़ोगे उसमें भी सेम रीजन लगता है। क्या रीजन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मैम, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उनको पेयर्ड होने की कोशिश है, चुल सवार है भाई, मुझे तो पेयर्ड होना है ना, तो वो मेटालिक बॉन्ड बनाना चाहेंगे, मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे तो उनको यू कैन से उसका मेल्ट होने का पॉइंट, जो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा। अब ज्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, है ना, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ये सिनेरियो होता है। लेकिन मैम एक सेकंड, हम समझ गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर गया, लेकिन मैम मैंगनीज, टेक्नीशियम, ये डिप क्यों आया? तो आप मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ। मैंगनीज, मैंगनीज कैसा दिखता है? मैंगनीज कैसा दिखता है मैम? आर्गन 4s2 3d5, मतलब ये 3d ऐसे दिख रहा होता है, 1 2 3 4 5। अरे मैम सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मैक्सिमम होते हैं डी में, है ना, तो ये तो मैम बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। मैंने कहा नहीं यार, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, लो मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन ऐसा क्यों मैम? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इतने सारे हैं, तो भाई इसी तरीके से टेक्नीशियम भी आप लिखोगे तो यही आएगा,
तो एक सेकेंड मैम, ये कैसे हो सकता है? सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए जिसका उसका सबसे कम है। मैंने बोला हाँ, इसका रीजन ये है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, पर क्या वो मेटालिक बॉन्ड बनाना चाहेगा? तुम बताओ मुझे, तुम सोचो, क्या ये बनाना चाहेगा मेटालिक बॉन्ड? और नहीं तो क्यों नहीं? सोचो, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जबकि यहाँ पे तो, पर डू नॉट वॉन्ट टू फॉर्म मेटालिक बॉन्ड, क्योंकि उसके पास है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू इट्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बट वो मेटालिक बॉन्ड ही नहीं बना रहा, और कनेक्शन क्या था? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मेटालिक बॉन्ड बना रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, पर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पर ये बॉन्ड बनाना ही नहीं चाहता। वो बोलेगा भाई मैं हाफ फिल्ड हूं, हाफ फिल्ड हूं, मैं स्टेबल हूं। हाफ फिल्ड का मतलब स्टेबल होता है, वो स्टेबल है अपनी लाइफ में, वो क्यों बनाएगा बॉन्ड? वो बॉन्ड नहीं बनाना चाहेगा। 4s2 3d5, देखो एक फुल्ली फिल्ड एक हाफ फिल्ड, वो स्टेबल है। सेम टेक्नीशियम का रीजन होगा, ठीक है, टेक्नीशियम में भी सेम होता है, उसमें भी यही होता है कि वो हाफ फिल्ड होता है। तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके पास, पर स्टिल वो मेटालिक बॉन्ड नहीं बनाना चाहता, ठीक है। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल फर्स्ट इंक्रीजेस। अब सबको पता है, अच्छा चलो मैम एक सेकंड, चलो हम ये भी समझ गए मैम कि पहले ये बढ़ा बड़ा 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 बड़ा, चलो ये भी समझ गए कि ये डिप क्यों आया। अब मैम क्यों कम होता जा रहा है? तो आपको पता है उसके बाद क्या होता है, पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है ना, क्योंकि आगे चलते चलते पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। स्कैंडियम ऐसे, टाइटेनियम ऐसे, वेनेडियम ऐसे, क्रोमियम, मैंगनीज, यहां तक का केस समझ गए। अब आयरन में क्या होगा? पेयरिंग स्टार्ट हो गई, पेयरिंग स्टार्ट हो गई, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। जिंक तो एकदम ही नहीं भाई, जिंक तो पूरा ही पेयर्ड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ही नीचे चला गया, उसकी तो बात ही मत करो, है ना। तो इस तरीके से, क्योंकि आगे चलते चलते पेयरिंग स्टार्ट होगी, जैसे जैसे पेयरिंग आएगी, पेयरिंग होगी, मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाएगा वापस से, पेयरिंग स्टार्ट होगी, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करने लगेगा, ठीक, क्यों? क्योंकि मेटालिक बॉन्ड अच्छा नहीं बनाएंगे वो। तो ये रीजन है। यहाँ पे मैंगनीज और टेक्नीशियम डिप आता है, ये डिप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो याद रखना डिप मतलब ये नीचे आया हुआ है, ऐसे ऊपर बढ़ रहा था एक डिप आ गया, सडन डिप, एकदम से नीचे आ गया ये ग्राफ। क्यों आया? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पर स्टिल उसके पास क्या है, मेटालिक बॉन्ड बनाने का मन नहीं है उसका, क्योंकि वो फुल्ली हाफ फील्ड है। सॉरी, बताओ किसी किसी क्लियर हुआ क्या? मेल्टिंग पॉइंट वाला पॉइंट क्लियर हुआ? यस, हाफ फील्ड। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको बस यही कह सकती हूँ, इस चैप्टर में, ये थियोरेटिकल चैप्टर है, बट मैं हर चीज यहाँ पे जो लिखूंगी तुम बस वो लिखना और उसे बहुत ध्यान समझना। थियरी तो तुम लिख लोगे खुद से, थियरी आपका जब मैंने आप लिख लोगे, मैंने बोला एनसीईआरटी रीड कर लेना, सब कर लेना। ये जो बातें लिखूंगी ना, ये तुम्हें आसान पढ़ाने की बस तरीका है, आसान पढ़ाने का तरीका बस ये, तुम वो कुछ मत पढ़ो, सिर्फ ये देखो मैंने क्या लिखा है। तो आपको बिलीव मी, मैं गारंटी के साथ मैं तुमसे बोल रही हूँ ना, मैं यहाँ खड़े होकर तुमको वर्ड्स दे रही हूँ इस बात के, तुम बस फॉलो करो जो मैं कह रही हूँ, जैसे मैं कह रही हूँ, तुम फुल मार्क्स लाओगे और बहुत आसानी से लाओगे, मेरी गारंटी है आपको, समझ रहे हो। पिछले बहुत से सालों में मैंने बहुत से स्टूडेंट को देखा है फुल मार्क्स लाए हैं। एज इट इज जो बोलूं बस पढ़ो उसको, क्योंकि मैं आपको सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं प्रिपेयर करवा रही हूँ भाई तुम एग्जाम में जल्दी कर लो, ये कर लो, तुम टाइम पे हर चीज करो, तुम मतलब आपको केमिस्ट्री समझ में आनी चाहिए एट द एंड, ठीक है। तो मैं आपको हर चीज यहाँ पे जो लिखूंगी ना, वो तुम्हें इसलिए लिखूंगी ताकि आपको ये चीज इजीली याद भी हो जाए क्लास में। इतने पैराग्राफ जब पढ़ोगे तो कंफ्यूज होगे, परेशान होगे, कोई जरूरत नहीं है, ये पढ़ो, ये जो बता रही हूँ, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। बस तुमने अगर ये 3 लाइन लिख लिया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मेटालिक बॉन्ड बनाता है, भाई मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, तो यहाँ से बात खत्म हो गई कि जब पेयरिंग होगा मेल्टिंग पॉइंट ये हो जाएगा, जब फुल्ली फिल्ड है तो ये हो जाएगा। बस जो मैं लिखूं उसको बहुत ध्यान समझना। इन शॉर्ट, जिस भी स्लाइड में अगर मैं कुछ लिख रही हूँ तो वो उसी तरीके से आप अपने नोट्स में लिखो, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अभी नहीं समझोगे पर आगे चल के समझ जाओगे, ठीक है। तो यस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लैंथनम तो खुद ही एक एलिमेंट है, तो उसके अंदर एलिमेंट सब पढ़ाएंगे तुमको, एफ ब्लॉक के टाइम पे सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। क्लियर 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 क्लियर। डब्ल्यू वाला आई क्यों है? वो टंगस्टन की बात करेंगे, टंगस्टन की बात, सबकी बात करेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डब्ल्यू वाले में बस याद रखना कोई डिप नहीं है, दिस इज टंगस्टन, है ना, और उसमें कोई डिप नहीं आता, ये उल्टा ऊपर होता है, ठीक है। चलो चलो, इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी रीड करूं? इनऑर्गेनिक नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको रीड करना है डी एंड एफ ब्लॉक में, ठीक है। इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये ग्राफ देख के भारत का मैप याद आ गया, सही है बेटा, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ याद आएगा, बहुत कुछ याद आएगा 12th के बोर्ड्स में बैठना ठीक है। चलो चलो, ये वाली बात आ गई ना, वेरी गुड, इसको नोट भी कर लिया होगा और ग्राफ बना लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्राफ भी बना, मतलब ऐसे रफ ग्राफ, है ना,
कैसे गया गया, फिर डिप आया, फिर ऐसे हुआ है ना। इस तरीके से देखो जैसे जैसे पेयरिंग बढ़ती जा रही है, देखो किस तरीके से एलिमेंट नीचे वाले जो है वो कैसे बैठे हुए हैं, नीचे छुप के नीचे बैठे हुए हैं। क्यों? पेयरिंग बहुत ज्यादा है। पेयरिंग बहुत ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया होगा, क्योंकि वो मेटालिक बॉन्ड नहीं बना रहा होगा, तो एकदम नीचे आ रहा है, एकदम नीचे आ रहा है वो तो, ठीक है। चलो भाई, तो मेल्टिंग पॉइंट हो गया, आगे बढ़ते हैं। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब समझो। मैंने आपको एक मोती की माला दी, माला होती है ना, माला, मोती की माला दी, मैंने कहा तोड़ दो, मैंने हथौड़ी मारी, टूट गई, बिखर गई, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक ट्विस्ट करती हूँ उसको, क्योंकि आगे चल के समझाना है मुझे, तो सुनना। अगर मैं इस मोती की माला में जो मोती है वो फेविक्विक से जोड़ दूं, फेविक्विक से जोड़ दूं, तो तोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। बस ये पॉइंट याद रखना, अभी बताऊंगी इसके बारे में। फिलहाल इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है? आपने एक मोल एटम उठाए और उसको कुछ एनर्जी दी जिससे वो बिखर गए, है ना। आपने एक माला उठाई, एनर्जी से, फोर्स से आपने क्या किया, हथौड़ी मारी, कुछ भी मारा, वो बिखर गई। वैसे ही इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है ना। एटम्स है, आपने उनको कुछ एनर्जी दी और वो बिखर गया, बिखर, एक मोल एटम को आपने बिखेर दिया, दैट इज इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। पहले ये वर्ड याद रखना। और इसका ग्राफ पूरा मेल्टिंग पॉइंट की तरह ही होने वाला है, तो मतलब रीजन भी मेल्टिंग पॉइंट का ही होने वाला है, ठीक है। तो सुनो, enthalpy of atomization is the amount of energy required to break all the bond in one mole of a substance। एक सब्सटेंस के हमने सारे बॉन्ड तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी दे दी। क्या बोला है उसने? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जो एनर्जी हम उसको दे रहे हैं, उसको जरूरत है, रिक्वायर्ड है, ताकि वो सारे बॉन्ड तोड़ दे। एक मोल सब्सटेंस में जितने भी एटम्स बैठे हैं वो अपने सारे बॉन्ड तोड़ के बिखर जाएं, कन्वर्टिंग इट इनटू इंडिविजुअल गैसियस एटम। तो टूट के एक एक गैसियस, जैसे मोती की माला एक एक मोती निकल आई, वैसे एक एक अलग अलग गैसियस एटम निकलते चले आए। दैट इज इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। मीनिंग समझ में आया इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का? तो जब भी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, बस मोती की माला याद रखना। एक मोती की माला है, तो इससे तुमने उसको कुछ एनर्जी दी, बिखर गई। वैसे एक सब्सटेंस है, तुमने उसे कोई एनर्जी दी, एक मोल सब्सटेंस को आपने कुछ एनर्जी दी, वो बिखरती चली गई, ठीक है। वो बिखरती चली गई, मतलब गैसियस एटम, इंडिविजुअल गैसियस एटम में टूट गया और सारे बॉन्ड उसने अपने एक से तोड़ दिए। दैट इज इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बेटा, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, अब क्या बोला मैम ने, सेम ग्राफ मेल्टिंग पॉइंट का है, तो बस सब कुछ सेम होने वाला है। तो इनकी हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है। अब सोचो क्यों होती होगी हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? क्यों होती होगी? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं, तो तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या नहीं? सोचो, यस और खुद से सोचो। क्या बोला मैम ने? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं डी ब्लॉक में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैम ने बोला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं, मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं, तो उससे क्या होता है, अगर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे तो हमें मोर एनर्जी देनी पड़ेगी ना, मोर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देनी पड़ेगी ना, ज्यादा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देनी पड़ेगी, तभी तो वो टूटेगी, है ना। तो बस अब मैंगनीज क्यों नीचे होगा? अरे मैम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होते हैं पर मेटालिक बॉन्ड थोड़ी बनाता है। सेम ग्राफ देखो, और आगे चल के नीचे क्यों हो रहा है मैम? पेयरिंग स्टार्ट हो गई आगे चल के, तो ये तो सबको दिमाग में आ जाएगा तुरंत, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। हाँ हमें पता है मैम, रीड कर देते हैं चलो फिर भी, बिकॉज देयर एटम्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनके एटम्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं in their d orbitals. These unpaired electrons participate in strong metallic bonding. Strong metallic bonding बनाते हैं वो, leading to a strong their interatomic interaction, जिसकी वजह से उनके force of attraction जुड़ जाते हैं, जो मैंने आपको बताया है ना, कि भाई तुमने फेविकोल डाल दिया और तेज तेज जोड़ दिया उसको। मेटालिक बॉन्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, तो उसको तोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा। तुमने मोती की माला नॉर्मल तो तोड़ लोगे, पर तुमने बोला उसको हमने फेविक्विक से जोड़ रखा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा ना, ज्यादा टाइम लगेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ज्यादा तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन होता है उसके पास, ठीक है, एंड अ हाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स। तो इसलिए ऐसे जा रहे हैं, मैग्नीशियम मैग्नीज में डिप आ गया होगा, टेक्नीशियम में डिप आ गया होगा। क्यों डिप आया है सबको पता है, क्योंकि भाई इसमें क्या होता है, ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही, क्योंकि भाई वहां पे हो क्या रहा है, आप सोचो, मेटालिक बॉन्ड ही नहीं बना रहा वो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड नहीं बना रहा, लेकिन स्टेबल है ना, स्टेबल का घमंड है भाई उसको, उसके अंदर एटीट्यूड है, मैं तो स्टेबल हूं, बाकी एलिमेंट अपना देख लो, तो इस वजह से उसको कम एनर्जी में ही वो टूट जाएगा, एटीट्यूड तो टूटेगा ही ना, ठीक है। चलो इसी के साथ साथ आप देख रहे हो कि पहले हमने 3D सीरीज बनाया, फिर 4D बनाया, फिर 5D बनाया, तो इसका मतलब सब समझे क्यों? भाई एक ग्राफ तो ये दिखा रहा है आपको, एलिमेंट ऐसे ऐसे जा रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं, पर ये भी तो देखो, इसके ऊपर 4D है, इसके ऊपर 5D है, तो 4D 5D ऊपर क्यों आ रहा है? तो जो सेकंड और थर्ड सीरीज होती है उसमें मेल्टिंग पॉइंट भी ऐसी होता है ज्यादा, और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा होता है, ठीक है।
तो द मेटल्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड सीरीज हैव ग्रेटर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन than the first. This is important factor in according for the occurrence of much more frequent metal-metal bonding in compound of the heavy transition element. तो मैं इसको समझाती हूँ आपको. जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ट्रांजिशन एलिमेंट का वेट बढ़ता है, हेवी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो जाते हैं, तो उनके बीच में जो मेटल मेटल बॉन्डिंग है वो और स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है. ठीक है, जैसे 3D सीरीज में हो रहा है, फिर 4D में नीचे आए और एटॉमिक वेट हो गया तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्ड बन रहा है. तो इस वजह से वो सीरीज ऊपर बनी हुई है. और सेम रीजन है बेटा मेल्टिंग पॉइंट में भी वो ऊपर बनी थी. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग एंड अ लार्जर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गए, है ना, द डी ऑर्बिटल्स लीडिंग टू इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन. तो कुछ नहीं, बस हैवी क्या बोलते हैं, हैवी मेटल्स हैं और स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बना रहे हैं एंड इस वजह से हमने उसको ऊपर रखा है क्योंकि उसमें और एनर्जी हमें देनी पड़ रही है. ठीक है भाई, सोचो ना भारी सी मोती की माला ले आओ तो और कुछ दिक्कत आएगी, इसी तरीके से बस है. ठीक है, तो ये 3 सीरीज बन जाती है. किसी किसी ये पॉइंट में बताओ क्लियर हुआ? किसी किसी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी आया? सीपीपी में लास्ट क्वेश्चन आधा है मैम, केमिकल काइनेटिक्स में सॉल्व नहीं हो रहा है, इक्वेशन नहीं दिया है. अच्छा ठीक है, मैं चेक करवाती हूँ. ठीक है ठीक है, मैं इसको चेक करवाती हूँ. ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इसको चेक करवा लूंगी पक्का. चलो बताओ भाई हमारे बच्चों को एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्लियर हुआ? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्लियर हुआ? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देखो आगे क्या लिखा है. व्हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ मैंगनीज इज लो? डिप क्यों आया था भाई, क्यों? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन से भी पूछ सकता था वो यही चीज मेल्टिंग पॉइंट में भी पूछ सकता था. हमें पता है मैम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पर वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है तो वो क्या करेगा, बॉन्ड नहीं बनाएगा. मैंगनीज हैज लोअर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन than expected due to its stable half filled d orbital, है ना, 3d5. This is a stable configuration, means d electrons are tightly held by the nucleus and don't participate in metallic bonding. बॉन्ड थोड़ी बनाना चाहेगा, resulting weaker metallic bond बनेगा भी तो बहुत वीक बॉन्ड बनेगा and lower enthalpy of atomization, तो थोड़ी एनर्जी देके ही बिखर जाएगा. क्या हमारे बच्चों को अच्छे से समझ में आया? बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आया हर एक पॉइंट. मैं बोल रही हूँ ना थियरिटिकल सब है, आपको समझ में आ जाएगा तो मजा ही आ जाती है ना. और ये चैप्टर आएगा दिमाग में जाएगा तुम्हारे, मैं जैसे बताऊंगी एज इट इज, सुनो लिखो, तुम्हें सब याद हो जाएगा इसमें. इन द क्लास, विद इन द सेशन, विद इन द टॉपिक आपको सब कुछ याद होता जाएगा, ये मेरी गारंटी है ना. और समझ में भी आएगा, बस थोड़ा सा बेसिक्स को दिमाग में रखना है ना. अब जैसे ऐसा नहीं है मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगी मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगी, आपको बेसिक्स ही नहीं पता होंगे, तो कोशिश करना थोड़े बेसिक्स को ध्यान में रखो. और अगर 11th का कुछ ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पे यूज हो रहा है मुझे नहीं पता और मैम ने समझाया पर मुझे इतनी डिटेल में समझना है कि और अच्छे से आए, तो चुपचाप वो वीडियो जाके यूट्यूब पे सर्च कर लो, आपको मेरे सारे वीडियोस ऑलमोस्ट मिल जाएंगे. ठीक है, तो आप मतलब खुद से भी इसमें वर्क करो. ठीक है, चलो आया अच्छे समझ में आया. ये अब कर लोगे ऐसे क्वेश्चन. ऑल्सो जो मैंने आपको एक पॉइंट बोला कि 6 साल के पेपर लगा लोगे तो समझो पढ़ लिया सब कुछ. क्यों? क्योंकि किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए. तो एक बार अच्छे से चैप्टर पढ़ो, मैं आपको खुद क्वेश्चंस कराऊंगी इसके प्रीवियस ईयर. ठीक है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं मैं आपको सब कुछ खुद से कराऊंगी. ठीक है, सीपीपी भी दे दूंगी, सब करवा दूंगी. बाकी हर एक चीज टॉपिक वाइज आपको समझा भी दूंगी, तो तुम्हें सब क्लास में करवा दिया जाएगा. लेकिन स्टिल थोड़ा सा रीड कर लेना ताकि कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए, है ना. चलो भाई चलो, क्लियर. टंगस्टन वाली सब पढ़ाऊंगी, डोंट वरी. टंगस्टन भी अभी एक एक्सेप्शन में आपको पढ़ाया जाएगा. ठीक है, चलो ऑल राइट. ठीक है फिर, दैट्स इट फॉर टुडे. ये था भाई आपका आज का सेशन. कहां गया ये, क्या है? चलो ओके, लिखा ही नहीं आज तो यार आपको पता है अब आपकी नेक्स्ट क्लास बहुत दिनों बाद होने वाली है ना. अब हमारी नेक्स्ट क्लास बहुत ही ज्यादा दिनों बाद होने वाली है. कब होने वाली बता दो, कब होने वाली बता दो. ठीक है, तो लिखा नहीं है, हम लिख देते हैं खुद से. ठीक है, तो आपकी नेक्स्ट क्लास बहुत दिनों बाद होने वाली है. कब होने वाली है मैम मंडे को. ठीक है, तो आपकी देयर इज नो फ्राइडे और सैटरडे को क्लास है नहीं. मोस्ट प्रोबेबली मैं मंडे को आ जाऊंगी. 1% चांस है शायद ही हो कि कैंसिल हो क्लास. वैसे मंडे को मैं आ जाऊंगी, है ना. 1% ही चांस है कि शायद कैंसिल हो, पर बता दिया जाएगा आपको. ठीक है, तो फ्राइडे और सैटरडे को देयर इज नो केमिस्ट्री क्लास, है ना, नो केमिस्ट्री क्लास. तो बेटा बस एक काम करना, रिवीजन अपना जारी रखना. ठीक है, रिवीजन थोड़ा जारी रखना. और रिवीजन में क्या करना है, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज करो, है ना.
और तुम कर लोगे, मैं तुम्हें बताऊं बहुत आसानी से कर लोगे। थोड़ा थोड़ा रिकैप ले लो, और रिकैप कैसे लेना है, कुछ नहीं करना है, मेरी आपको पीडीएफ मिल जाती है ना, हर चैप्टर की लास्ट की पीडीएफ खोलो, लास्ट वाली पीडीएफ जो मिलती है वो खोलो, उसमें जो रिकैप करवाया उसको रिवाइज करो, फिर कोई पॉइंट नहीं आ रहा उसको जाके ऊपर वाली पीडीएफ से नोट से ही पढ़ लो केवल, ठीक है। और उसके अलावा ऑफकोर्स डी एंड एफ ब्लॉक, भाई ये डी एंड एफ ब्लॉक तो मंडे को आप रिवाइज करना, बाकी दिन मत करना, बस मंडे को क्लास में आने के पहले 20 मिनट रिवाइज कर लेना, तो आपको ये रिवीजन अच्छे से करके आना है, ठीक है। और बाकी मैं आपको मिलूंगी सीधा मंडे को, है ना, तो थोड़ा सा लंबा गैप आने वाला है हमारे बीच में, ये दूरी मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी याद, आई मीन बहुत सारी याद आएगी, ऑफकोर्स आई एम गोना मिस यू यार, मेरे को याद आती है तुम लोगों की, मुझे याद आ जाता है 5 बजे 8 बजे मुझे एकदम मेरे दिमाग की घंटी बजती है कि मुझे पढ़ाना है, ठीक है। तो मैं ऐसा करूंगी, वहां पे अपने दोस्तों को पढ़ा दूंगी फिर आके तुम लोग को वापस से पढ़ाऊंगी। That's it for today. Thank you so much मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो हैप्पी जर्नी और ये सब, थैंक यू so much means a lot. I'll see you all in the next class. टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। मेक श्योर आने से पहले रिवीजन अच्छे से करके आना और इस टाइम को यूटिलाइज करो। हो सकता है आपको केमिस्ट्री आती हो तो आप किसी और सब्जेक्ट को भी टाइम दे सकते हो, दैट इज योर कॉल, बस पढ़ लेना अच्छे से, टाइम को यूटिलाइज कर लेना, भले ही 1.5 घंटे की जगह 1 घंटे पढ़ो, पर पढ़ना जरूर, ठीक है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल मिस यू टू यार, मिलते हैं बहुत जल्दी, मिलते हैं मंडे को, मिलेंगे 2 दिन की अभी छुट्टी, फिर 2 दिन ऑफ कोर्स मेरी क्लास होती ही नहीं है, वेडनेसडे थर्सडे, तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो 5 दिन के बाद मिलने वाले हैं, तो ठीक है, आई विल मिस यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द सेशन, बाय एवरीवन, टेक केयर, कीप